अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं जो कि इन्वेंट्रीज का हिस्सा बनती हैं। यानी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में हम कौन कौन से कॉस्ट कंपोनेंट को ऐड करते हैं और कौन कौन से कॉस्ट कंपोनेंट को ऐड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो परचेज कॉस्ट है, जिसमें हम परचेज प्राइस की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन ड्यूटीज है, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज है, कोई आपने और यानी कि टैक्सेस वगैरह आपने पे किए हुए हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होती हैं और ये इसको हम परचेज कॉस्ट कहते हैं। देन हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट होती है, यानी कि वो कॉस्ट जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही होती है फिनिश गुड्स के अंदर। इसमें हमारे पास डायरेक्ट लेबर भी शामिल होता है और एमओएच या फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। सो ये भी इन्वेंट्री का हिस्सा होती है। इसके अलावा कुछ और कॉस्ट भी होती हैं। वो कॉस्ट नेसेसरी होती हैं टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन, और वो उस यानी कि प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए वो कॉस्ट ज़रूरी होती हैं। वो हम विद एग्जांपल हम चेक करेंगे कि वो कौन सी कॉस्ट होती है जो मैंडेटरी होती हैं टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू द प्रेजेंट कंडीशन। तो ये वो तमाम कॉस्ट होती हैं जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा होती हैं, इसीलिए हम इन्वेंट्री में उसको ऐड करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बज़ाहिर उसकी कॉस्ट लग रही होती है लेकिन वो उसकी कॉस्ट होती नहीं है, और एज पर IS2 हमें उसको ऐड नहीं करते हैं, हमें इसको ऐड नहीं करना चाहिए है और ना ही हम उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास है कोई भी एबनॉर्मल वेस्ट हो जाए तो हम उसको इन कॉस्ट का हिस्सा, इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको भी हम नहीं ऐड करते हैं इन्वेंट्री में, अनलेस नेसेसरी इन प्रोडक्शन, के कोई अगर ऐसी खास स्टोरेज हो कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो स्पेसिफिकली यूज हो रही हो तो हम उसको ऐड करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल स्टोरेज कॉस्ट या स्टोर होता है उसकी कॉस्ट को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते हैं। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, वो इसका पार्ट नहीं होती है, इन्वेंट्री का पार्ट बहरहाल वो नहीं होती, हम इन्वेंट्री में शामिल नहीं करते। इसके लिए अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल के जरिए हम इसको मजीद क्लियर करते हैं। और हमारे पास ये सामने एक्सेल शीट आ गई, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है, ये कॉस्ट ऑफ परचेज से रिलेटेड है। इसमें हम देख लेते हैं कौन सी कॉस्ट ऐड करते हैं और कौन सी कॉस्ट इसका पार्ट नहीं होती। इनवाइस प्राइस सबसे पहले है। साजिद कंपनी ने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, तो इसमें अब इनवाइस प्राइस या इनवाइस वैल्यू है, तो बिल्कुल हम इनवाइस प्राइस और इनवाइस वैल्यू को हम ऐड करते हैं। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, ये सारी मैंडेटरी होती हैं, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम इसमें ऐड करते हैं। नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, तो जितने भी नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, नॉन रिफंडेबल, जितने नॉन एडजस्टेबल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं उनको हम इसका पार्ट बनाते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट का। और अगर ये एडजस्टेबल टैक्सेस या रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, जैसे कि नेक्स्ट आइटम हमारे पास है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, रिफंडेबल सेल्स टैक्स। जो रिफंडेबल होता है उसको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते क्योंकि ये रिफंड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम फ्रेट इन भी कहते हैं, फ्रेट का वर्ड भी यूज होता है। कमीशन पेड टू एजेंट फॉर क्लियरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, और इस कमीशन को यानी कि दिए बगैर, एजेंट को दिए बगैर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये भी इसका पार्ट होता है। तो रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री। हम यहाँ कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ
परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज। सो यहाँ पे हमारे पास इनवाइस वैल्यू है जो कि है 10,000, और हम एक ही बार करेंसी का साइन लगा लेते हैं, 10,000। देन कस्टम ड्यूटी वो है 1,500। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारे पास मैंडेटरी हमने पे करना होता है, तो हम इसको इसी वजह से इसकी पार्ट का हिस्सा बना रहे हैं। नॉन एडजस्टेबल इनकम टैक्स, अगर ये एडजस्टेबल लिखा हुआ होता तो फिर हम इसको ऐड नहीं करते, क्योंकि ये नॉन एडजस्टेबल है तो फिर हम इसको इसका पार्ट बना रहे हैं। रिफंडेबल सेल्स टैक्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, अगर ये नॉन रिफंडेबल होता तो फिर हम इसको इंक्लूड करते। देन वी हैव कैरेज या फ्रेट, या जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और फिर कमीशन पे टू एजेंट है, और ये क्लियरेंस के लिए ज़रूरी होता है तो हमने ये पे करना ही करना है। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंटरीज, और इसका जो हमारा सम आ रहा है वो 14,750 रुपीज आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और यहाँ पे भी हम अदर कॉस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, और वो कौन सी अदर कॉस्ट है? द कंपनी परचेज क्लॉथ फॉर मेकिंग ट्रैक सूट्स। अच्छा, अब इसमें जो है जो क्लॉथ परचेज किया है उसकी कॉस्ट या उसकी वर्थ है 2 million rupees। General manager spent his 15% time on the purchase related work। सो जनरल मैनेजर की जो सैलरी है उसका 15%, यानी उसका क्योंकि 15% टाइम स्पेंड हुआ है टू परचेज दैट मटेरियल, या इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड उसने जो काम किया है वो 15% किया है। सो ये अदर कॉस्ट में शामिल हो जाती है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री का जो परचेज प्राइस है वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है रुपीज हमारे पास है 2 million। इसके अलावा आपने जो जनरल मैनेजर की सैलरी इसमें एडजस्ट करनी है, उसने कितना 15% टाइम स्पेंड किया है। सो 15% ऑफ हिज टोटल सैलरी। सो इसकी टोटल सैलरी कितनी है? 800,000 है। उसका हम 15% ले लेते हैं, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो फिर टोटल आपकी कह लें इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है, और जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 2.12 मिलियन आ रही है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की। एक और हम प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और इसमें भी हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट है, ये भी इन्वेंट्री का हिस्सा है। और अभी हमने जिक्र किया था कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि मटेरियल, लेबर। अब ओवरहेड आपको वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, फिक्स भी दिए हुए हैं, तो ये हमने ऐड करना है। और ये जो तमाम कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स के लिए है? एक्चुअल यूनिट्स आपके 1.2 मिलियन यूनिट्स थे,
जबकि एंडिंग में यानी कि इस वक्त बच गए हैं वो कितने हैं, 200,000 यूनिट्स। तो एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सो हम पहले पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर नंबर ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो कि हमारे यूनिट्स एट एंड है हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने याद रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो वेरिएबल एमओएच होता है उसको हम उसका पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे। जबकि जो फिक्स ओवरहेड होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के यूनिट्स दिए हुए हैं। एक यूनिट्स हमारा दिया हुआ है नॉर्मल प्रोडक्शन का, ये दिस वन, और एक यूनिट दिया हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन का जो कि 1.2 मिलियन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, और ऑब्वियसली ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। और एंडिंग इन्वेंट्री है, हम हमारे पास कितने यूनिट्स हैं हम अपनी याद के लिए लिख लेते हैं, फॉर 200,000 यूनिट्स। यानी कि एंड में हमारे पास कितने यूनिट्स मौजूद हैं, 200,000 यूनिट्स मौजूद है, उस पे हमने कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास आ गया डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स कौन से हमारे वाले, वेरिएबल्स। फिर हमारे पास हैं ओवरहेड्स कौन से, फिक्स्ड। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। अच्छा, आप यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन देख लें। डायरेक्ट मटेरियल, ये सारी अमाउंट रुपीस में है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 1 मिलियन। ओके, सो इस 1 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे, मैंने आपको अभी कहा एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से। सो एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स 12 लाख हैं या 1.2 मिलियन ये दिए हुए हैं। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और जो भी हमारा एक यूनिट का रेट आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो टोटल एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 200,000 हैं। सो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप देख लीजिए कि लेबर की जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 500,000। इसको हम एक्चुअल यूनिट से डिवाइड कर देंगे और जितने एंडिंग इन्वेंट्री यूनिट्स हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो 500,000 उसकी कॉस्ट है और एक्चुअल यूनिट से हमने डिवाइड किया है। लेकिन जब हम फिक्स की बात करते हैं तो फिक्स की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 250 है। तो यहाँ पे हम 250 कॉस्ट लिख लेते हैं। लेकिन जो खास चीज याद रखने वाली है वो ये है कि हम इसको एक्चुअल यूनिट से डिवाइड करने के बजाय हम कौन से यूनिट से डिवाइड करेंगे, हम इसको जो हमारे नॉर्मल यूनिट्स हैं हम उनसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है और फिक्स्ड इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे ये हमने कैलकुलेशन की है और हम इसको सम कर लेंगे। सो 3,66,667 इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2 लाख यूनिट्स। यानी कि ये जो एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है ये कितने यूनिट्स की बात हो रही है, ये 2 लाख यूनिट्स की बात हो रही है। तो 2 लाख यूनिट्स की आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो ये दी हुई है, यानी 3,66,000। वन लास्ट प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या जिक्र हो रहा है, इसी तरह बिल्कुल हमें जो है वो सेम मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल एमओएच है, फिक्स एमओएच है, एक हमारे पास नॉर्मल यूनिट्स है और एक हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं। तो अभी हमने जिक्र किया कि जो एक्चुअल यूनिट्स है वो हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एमओएच के लिए यूज करते हैं इनका रेट कैलकुलेट करने के लिए। और फिक्स के लिए हम क्या लेते हैं, हमेशा नॉर्मल यूनिट्स लेते हैं।
और हमारे पास जो एंडिंग में यूनिट्स बचे हुए हैं, यानी कि हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है वो कितने यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करनी है, 300,000 यूनिट्स के लिए या 3 लाख के लिए हमने कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास जो आप कह लें कि एक एग्जाम्पल अभी हमने की है, इसी को हम ले लेते हैं, हमारे पास मौजूद है इसका प्रोफॉर्मा। लेकिन यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो डिफरेंट वे में करेंगे, वो आप देख लीजिए। यहाँ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हम कितने यूनिट्स की कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 3 लाख के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आएगी वो कितने यूनिट्स के लिए आएगी, 3 लाख के लिए आएगी। मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल की अमाउंट आप देख लीजिए। मटेरियल की अमाउंट हमारे पास मौजूद है 2.2 मिलियन, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 2 लाख यूनिट्स हैं, 2 मिलियन यूनिट्स हैं, जिससे हमने डिवाइड करके रेट कैलकुलेट करना है और एंडिंग इन्वेंट्री से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यानी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास कितनी है, 2.2 मिलियन। इसको हम पर यूनिट निकालने के लिए 2 मिलियन से हम, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे। और क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास 300,000 है, तो एंडिंग इन्वेंट्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जब हम लेबर की हम बात करेंगे, तो लेबर की हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी है, 900,000, यानी 9 लाख आ रही है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्चुअल यूनिट से जो कि 2 मिलियन है, और हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि 300,000 है। इसी तरह ओवरहेड की जब हम बात करते हैं, तो ओवरहेड की कॉस्ट वेरिएबल में हमारे पास 8 लाख आ रही है। तो 8 लाख को हम डिवाइड कर देंगे एक्चुअल जो कि 2 मिलियन यूनिट्स है, एक्चुअल यूनिट से, और मल्टीप्लाई कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री जिसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स ओवरहेड है, तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारे पास कितना है, 5 लाख का है। लेकिन खास बात जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन से जो कि 2.5 मिलियन है, और हम इन्वेंट्री के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है सम करने के बाद, ये आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। और ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ये टोटल आपके पास कॉस्ट जो आपको दी हुई है, ये आपको दी हुई है टोटल 3 लाख यूनिट्स के लिए। So that's it from this lecture. Take care, class.